जय हिंद सभी छात्र छात्राओं को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। तो आज देखेंगे हम लोग क्लास 10th के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज हम अर्थशास्त्र का लाइव टेस्ट 1 लेकर के आए हैं, जो पहला चैप्टर से काफी 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका डिस्कशन करेंगे। जो ऑफलाइन में जो टेस्ट लिया गया था उसी का डिस्कशन हम ऑनलाइन लेकर के आए हैं। जो भी छात्र छात्राएं ऑफलाइन में नहीं आ पाते हैं उनके लिए मैं ऑनलाइन की भी व्यवस्था कर दिया हूं। तो या जिसे क्लास कभी बाय मिस्टेक छूट जाती है तो यूट्यूब पे भी हम वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं। जैसे एप्लीकेशन पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पेज पे भी है। तो हर पेज पे जीनियस करियर पॉइंट का आप गूगल के कोई भी पेज पे जाएंगे तो आप हर पेज पे देखेंगे, फॉलो करेंगे जीनियस करियर पॉइंट को, तो आपको प्रतिदिन का क्लास मिल जाएगा। सबसे बड़ी खास तो ये बात है कि हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालते हैं। हम लोग ऑफलाइन का जो क्लास चलता है वही लाइव भी चलता रहता है, उसके बाद वीडियो को अपलोड भी कर देते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था विकास के इतिहास के बारे में। जितने सारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वह सभी प्रश्न का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको पास जितने जो समाज व्यवहार है उसे बदलना होगा। देखिए, मित्र आईना के परछाई जैसा होता है। मित्र जो होता है आईना के परछाई जैसा होता है, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता है और परछाई साथ नहीं छोड़ती है। तो आपको मित्र वैसा बनाना है जो जिंदगी में आपको सफलता का कारण बने, सफलता में आपको सहायता करे। मित्र ऐसा नहीं चुनिए जिससे आपको सफल होने में पीछे कर दे, क्योंकि प्रतिदिन हमें मेहनत करना है। 10वां के एग्जाम देने जा रहे हैं और ये एक ऐसी मंजिल है, यहाँ से ऐसी बॉर्डर पे खड़ा है जहां से आप सोच भी नहीं सकते हम किस लेवल पे आकर खड़ा हो गए हैं। तो आपको ये इस लेवल पे एकदम मजबूती से, बहुत स्टिक से, स्ट्रांग से खड़ा रहना है और खड़ा रह करके तैयारी करना है। ऐसी तैयारी करना है कि जो एग्जाम में 4 चांद लगा दे, परिवार के नाम रोशन कर दे, बगल वाले के एकदम तहलका मचा दे। जहां देखे ना तो वो फलानवा के बेटा का रिजल्ट ना बड़ी सुपर रहा है एकदम, आप आएंगे तो हम लोगों को भी खुशी होगा। तो आप लगन मेहनत के साथ तैयारी करें। अगर बाबू ऑफलाइन में आपका क्लास छूट जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऑनलाइन में पूरा वीडियो तो हम लोग डाल ही देते हैं। तो आप अब देखो, अब तो यूट्यूब पे भी डालने लगे हैं, यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। तो पूरा वीडियो आप देखें, आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। और सभी बैच का हम जानकारी भी आज लेकर आए। आज अनलिमिटेड बैच सुबह 5:30 बजे से लेकर, ऐसे तो 5:15 से मेरा बैच स्टार्ट होता है, 5:15 से लेकर के रात 8 बजे तक के जितने सारे सब बैचेज चलती है, सभी बैचों का डिस्कशन भी आज मैं करूंगा और आपको लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके लिए एक अलग वीडियो बना करके उसका वीडियो बनाएंगे। और लाइव टेस्ट में जिसका छूट गया था ऑफलाइन में जो क्लास टेस्ट, उसका हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखेंगे आपके स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में से किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है। तो आपको बताना है कि भारत के पड़ोसी देश, तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये चारों जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। ये चारों जो आप देश देख रहे हैं ये भारत के क्या है, पड़ोसी देश है। ये सभी पड़ोसी देश में किसका मानव विकास जो है वह सबसे बेहतर है। तो आपको बताना है कि इसमें किसका सबसे मानव विकास जो इससे बेहतर है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका का जो मानव विकास है ये सभी देशों में क्या है, बेहतर है। भारत के पड़ोसी देश देखिए, बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान भी है और चीन भी है, लेकिन ये सभी में बेहतरीन देखा जाए तो मानव विकास किसका है, श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्न में से किस राज्य का एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बताइए, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे राज्य नहीं कहा जाए, 29 राज्य है, तो 29 राज्य में से किस राज्य का पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, इसमें कौन सही होगा। तो चलिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, बिहार जो है सभी राज्यों में पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार जो है आज के हिसाब से, क्योंकि बिहार के पिछड़ेपन के कारण भी हम बताए थे आपको, जब बुक पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि बिहार के जो पिछड़ेपन के कारण है ये क्या है। बिहार आज HDI के हिसाब से, GDP के हिसाब से, सभी हिसाब से पीछे बिहार क्यों है ये आपको हम बुक में भी बताए होंगे। इसका बहुत सारे रीजन है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार कौन है। इसमें देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार, अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था जो होता है मुख्य रूप से कितना प्रकार के, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या अनेकों प्रकार के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बी, अर्थव्यवस्था जो होता है 3 प्रकार के होता है। अर्थव्यवस्था कितना प्रकार के,
तीन प्रकार के। अगर पूछेगा कौन कौन से अर्थव्यवस्था, तो आप बता सकते हैं। एक होता है, सबसे पहले आपको लिख देते हैं पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, और एक हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम किसे कहते हैं? जिस देश का जो शासन है वो निजी व्यक्ति के हाथ में हो, जहां हर चीज निजी हो। समाजवादी में जहां सरकार के अधीन में कार्य हो, और मिश्रित में निजी और सरकारी दोनों मिलकर के कार्य करें। अर्थात हम पूरा विस्तार से अगर समझे तो पूंजीवादी देश किसको कहते हैं? तो अमेरिका देखो पूंजीवादी देश है, क्योंकि हर चीज वहां पे निजी चीजों पे टिका हुआ है। जैसे हम अगर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है निजी व्यक्ति का आधारित है, निजी व्यक्ति पर आधारित है। तो वही बता रहा है कि अमेरिका जो है पूंजीवादी है, रूस जो है समाजवादी है, भारत जैसे कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि भारत में देखिए, आप देखेंगे तत्पार भारत में ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज सरकारी भी है, बहुत सारी चीज प्राइवेट भी है। तो इसको बोल सकते हैं मिश्रित, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग निजी व्यक्ति के हाथों में है जो सरकार चला रही है, कुछ जो है सरकार अपने अधीन में रख रही है। जैसे रेलवे लाइन सरकार के हाथ में चले, जबकि बहुत सारे स्कूल जो है, इंस्टीट्यूट जो है, वह निजी व्यक्ति के हाथ के द्वारा चलाया जा रहा है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। आगे इनमें से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो आप बताएंगे, अभी बताएं, जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो रूस जो है ये क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अमेरिका क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि रूस क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। भारत क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और यहाँ पे अमेरिका क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? आपको यह बताना है कि सम्यक विकास की प्रक्रिया जो है वो किससे संबंधित है। तो आपको उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग से, या इनमें से किसी से नहीं। तो आप क्या बताएंगे इसमें? सही ऑप्शन सभी वर्ग। सही विकास के लिए, सम्यक विकास के लिए सभी वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? इससे भी पहले हम लोग नई चीज समझते हैं इकोनॉमिक्स में, कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के किया गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। पूछेगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। किसका? योजना आयोग का, योजना आयोग का। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको क्या बताना? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, और इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। लेकिन योजना आयोग के भांग करके, योजना आयोग के भांग करके नीति आयोग बना दिया गया। योजना आयोग के भांग करके कौन सा आयोग बना दिया गया? नीति आयोग। और इस नीति आयोग का ये भंग कब किया गया? तो 2015 में भंग किया गया। तो कभी कभी पूछता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। चाहे ये पूछेगा योजना आयोग के नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो नीति आयोग रख दिया। योजना आयोग के नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग। या तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में। और किसको भंग करके? तो योजना आयोग के भंग करके। योजना आयोग के गठन कब किया था? तो 15 मार्च 1950 के। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, नाम बदल दिया है। ठीक है, ये बीजेपी की सरकार में सिर्फ नाम ही तो बदला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेहनत करते रहना है, क्योंकि दुनिया का हर परेशानी आपके मेहनत के आगे घुटने टेक देती है। तो आगे देखना, इनमें से कौन सा आर्थिक क्रियाएं नहीं है? आर्थिक क्रिया का कौन सी इसमें भाग नहीं है? तो इसमें देखिए कृषि, बेरोजगारी, परिवहन। ये देखिए, कृषि के बिना अर्थव्यवस्था सुधर ही नहीं सकता है। बेरोजगारी और परिवहन तीनों जो है आर्थिक क्रिया है, जबकि बीमा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। बीमा जो है आर्थिक क्रियाएं नहीं है, जबकि कृषि, बेरोजगारी, परिवहन ये सब क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को किसको? सेवा, कृषि, औद्योगिक, इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र को। कौन सा? तृतीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को। यहां यही समझेंगे
कि क्षेत्र के हिसाब से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। एक प्रथम, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र प्रथम को, द्वितीय को औद्योगिक क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र कहा जाता है, तृतीय को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तृतीय को सेवा क्षेत्र। तृतीय के काम क्या, अच्छा प्राथमिक क्षेत्र के काम क्या है, जो जीव जंतु और पेड़ पौधे से जुड़े हैं, वैसे व्यक्ति जो जीव जंतु और पेड़ पौधे से जुड़े हैं जो चीजें, वो आते हैं प्राथमिक में, वो प्राथमिक सेवा है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है। और जो इसका विनिर्माण कर देता है, दूसरा प्राथमिक को दूसरा बार फिर प्रयोग कर देता है, वो कहलाता है द्वितीय क्षेत्र। और इसको जो सहायता करता है वो कहलाता है तृतीय क्षेत्र। जैसे मान लिया हमने कृषि की, खेती की, ठीक है, चावल की फसल उपजाया हमने, चावल का फसल, तो चावल का फसल जो है पेड़ पौधों से डायरेक्ट रिलेटिव है, तो चावल का फसल जो है प्राथमिक क्षेत्र है। चावल का फसल क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे चावल से क्या बन गया, चावल उपजाए, और चावल से हम लोग के देखिए बाजार में बहुत सारा कुरकुरे उरकुरे बन के आता है, तो कुरकुरा कौन बनाया, तो कुरकुरा बना दिया कंपनी, कोई कंपनी, उसको उद्योग बोलते हैं हिंदी में, कंपनी बनाया। तो कंपनी देखिए इसी चीज का दोबारा निर्माण कर दिया, इसी चीज का नया, तो विनिर्माण जो करता है उसको बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र। ये हो गया द्वितीय क्षेत्र। और ये देखिए ये चावल यहाँ से कंपनी तक पहुंचाने में और कंपनी से लेकर के मार्केट तक पहुंचाने में जो काम किया वो होता है परिवहन। परिवहन क्या करता है, उसको हेल्प करता है, परिवहन क्या करता है, उसको हेल्प करता है। तो हेल्प करने वाला को बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। जो द्वितीय और प्रथम क्षेत्र की सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, तृतीयक। और चतुर्थ तो आप जानवे करते हैं मीडिया वाला, सोशल मीडिया, ये सब जो हो गया, ये चतुर्थ क्षेत्र में आता है। चतुर्थ आपसे नहीं पूछता, तीन तक पूछता है। इसमें आगे देखेंगे भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, तो भारत में कैसी आर्थिक व्यवस्था है, मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। पूंजीवादी कहाँ के है, अमेरिका के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ के, अमेरिका के। समाजवादी कहाँ के है, रूस के। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ का है, तो रूस के। पूंजीवादी कहाँ का है, अमेरिका के। भारत के क्या है, मिश्रित। और देखो अमेरिका जो है विकास विकसित देश भी कहलाता है, और भारत जो है विकासशील देश। अमेरिका विकसित देश और भारत कैसे कहलाता है, विकासशील देश। और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, अगला क्वेश्चन जानते हैं, इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो अभी बताएं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ के है, भारत के। भारत कैसी अर्थव्यवस्था में गिनती आता है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। रूस कैसी, समाजवादी में, और अमेरिका पूंजीवादी में। क्वेश्चन को वही घुमा रहे खाली। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो योजना आयोग के हम बताएं पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब कौन होगा, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन देखिए, डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, तो आपको यह बताना है कि डेबिट कार्ड जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन आपका एटीएम, कोर बैंकिंग, बैंकिंग प्रणाली, या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो गया कि डेबिट कार्ड जो है यह बैंकिंग प्रणाली से सही संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है, तो बैंकिंग प्रणाली से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए नवीकरणीय किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होता उसको बोलते हैं नवीकरणीय। और वैसे संसाधन जो सीमित दिनों के लिए है, जैसे कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, वैसे संसाधन को हम बोलते हैं अनवीकरणीय। ठीक है, एक नवीकरणीय संसाधन होता है, एक अनवीकरणीय। तो कोयला कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको रखा गया अनवीकरणीय में। पेट्रोलियम कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, तो इसको क्या रखा गया, अनवीकरणीय में। गैस भी कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, इसलिए रखा गया अनवीकरणीय में। लेकिन नवीकरणीय संसाधन कौन है, भूमिगत जल। भूमिगत जल जो है, भूमि के जो अंदर जल है वो किस संसाधन में है, नवीकरणीय संसाधन में है। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, हम पीछे में बता चुके हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को। इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। योजना आयोग के नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नीति आयोग। क्या कब रखा गया, 2015 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, बिहार में लोगों का जीवन यापन करने का मुख्य साधन क्या है, कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त सभी। भाई उद्योग तो बातें मत करो, यहाँ तो उद्योग है ही नहीं है, तो हम क्या मारेंगे, कृषि। यहाँ ज्यादातर लोग किस पे निर्भर करते हैं, कृषि पे निर्भर करते हैं। आगे, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। पूरे देश में जितना सब्जी का उत्पादन होता है उसमें बिहार का कौन सा स्थान आता है सब्जी उत्पादन में, तो देखिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा,
दूसरा स्थान। भारत को बिहार का कौन सा स्थान आता है सब्जी उत्पादन में? दूसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान? दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय जो है ना सबसे अधिक है? तो अभी आपको बताए थे, कौन है इसमें? श्रीलंका। अब आर्थिक विकास की दृष्टि से भी पड़ोसी देश में ना सबसे ज्यादा श्रीलंका ही है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय दे सके, तो समय बर्बाद नहीं करना है, मेहनत लगन के साथ तैयारी करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। और बता दें आपको खास कि डिस्कशन क्लास का है, जो आपका टेस्ट लिया गया था उसी का हम डिस्कस कर रहे हैं। जो छात्र ऑफलाइन में टेस्ट दिए थे उसी का डिस्कशन क्लास चल रहा है आपका। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र हम किसे कहते हैं? कृषि को। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, इसको बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तृतीयक क्षेत्र। और इसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। औद्योगिक को क्या बोलते हैं? द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा ना वह विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश कहलाएगा। अब विकसित देश में कौन आता है गिनती? अमेरिका। अमेरिका किस में गिनती आता है? विकसित देश में, क्योंकि उसका प्रति व्यक्ति आय ना बहुत अधिक है। प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत अधिक है। अब देखिए भारत किस में आता है? अब अर्ध विकसित में। ठीक है, भारत किस में आता है? अर्ध विकसित में। और जिस देश का प्रति व्यक्ति आय एकदम कम होता है, एकदम में न कम होता है, उसको बोलते हैं अविकसित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, गरीब कैंसर रोग की तरह है। बोला गया कि गरीबी जो है वह कैंसर रोग की तरह। यह बात कौन सा अर्थशास्त्री ने कहा था? तो कौन सा अर्थशास्त्री? आप ऑप्शन देख ले। कौन कहता था? कुजनेट। कुजनेट कहता कि जो गरीबी है ना वो एक कैंसर की तरह है, इसलिए हमें लगन से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि गरीबी से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही जिंदगी में डेवलप कर पाएंगे। एम को अपने बनाए रखने के लिए हमें लगन के साथ मेहनत करके पढ़ना होगा, क्योंकि जब तक आप लगन के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपकी सफलता नहीं मिल पाएगी। तो वही बोले थे गरीबी जो एक कैंसर की तरह है, ये बात कुजनेट कहे थे। और एपीजे अब्दुल कलाम भी एक बात कहते, बड़ा सॉलिड बात कहते। क्या कहते? कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं। बात किसने कही थी? एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के एक बार राष्ट्रपति थे। और एपीजे अब्दुल कलाम जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो भारत के राष्ट्रपति रहे थे। और साथ में देखिए एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बात कही थी कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। आगे चलिए, किसे तृतीय क्षेत्र कहते हैं? बड़ा आसान हो गया। तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? हम सेवा क्षेत्र को, कृषि को प्रथम, उद्योग के द्वितीय। आगे देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं, तो सबसे पहले देखिए पंचवर्षीय योजना के जो शुरुआती 1951 से शुरू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर के 1956, फिर 1956 से लेकर के 1961, फिर 1961 से लेकर के 1966। तो आपको पूछेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? तो 1951 से लेकर 1956। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली थी? 1956 से 1961। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चली? 1961 से लेकर के 1966 तक के। और इसी प्रकार पूछे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो आप जोड़ते चले जाएंगे। बीच बीच में 1 वर्षीय भी योजना आई थी, 3 वर्षीय भी आई थी, 2 वर्षीय भी आई थी। तो ये देखिए 2007 से लेकर के 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना है। 11वीं है। और 11वीं का 12वीं कब से? 2012 से लेकर के 2017 तक। 2012 से लेकर के 2017। अभी 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। अभी कौवीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है? 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा है। चलिए आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना 5 साल की योजना होती है। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संस्थाएं, तकनीकी विकास या मानवीय संसाधन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सामाजिक संस्थाएं। अगला क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? इसका देखिए इसमें मौलिक साक्षरता भी है, शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, ये तीनों इसको ऑप्शन के हिसाब से इसमें ये
सभी हो गए। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास गति होती है। आपको बताना अत्यधिक, एक मिनट, हाँ, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, मंद हो जाती है। तीव्र के मतलब तेज, मंद के मतलब कम, तो क्या होती है? मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपको 20 से 22 मिनट लेंगे। 20 से 22 मिनट में आपको हम 30 प्रश्न को डीलिंग करेंगे और सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे और जो ऑफलाइन में जो टेस्ट दिए हैं पूरा मिला लेंगे आप यहां से आकर के। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली। ये बात किसने कहा था? तो बताइए, आदम स्मिथ। कौन बोला था ये बात? स्मिथ बोला था। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। कब हुआ था? तो 6 अगस्त के। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ था 6 अगस्त 1952 के हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 के किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, भारत गरीब कितने वर्षों तक उपनिवेश बना रहा? भारत जो है गरीब कितने वर्षों तक ब्रिटेन के उपनिवेश बना रहा? 400, 300, 200, 500? इसका सही ऑप्शन है 200 वर्षों तक बना रहा अंग्रेज के उपनिवेश। मनरेगा के अंतर्गत कम से कम कितने दिनों का रोजगार जो है इससे उपलब्ध कराया गया? मनरेगा के द्वारा जो लोगों को रोजगार नहीं मिलती है सरकार उनकी रोजगार देती है। ठीक है, मनरेगा के द्वारा जो व्यक्ति की रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी घूम रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा रोजगार दिया जाता है। कितना दिन मिलता है? कम से कम उसको 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। किसके द्वारा? मनरेगा कार्यक्रम के द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? तो देखिए, प्लास्टिक मुद्रा किसको कहते हैं? मुद्रा हम बताए थे कि पत्र मुद्रा भी होता है, प्लास्टिक मुद्रा भी होता है, द्रव्य मुद्रा भी होता है। इस मुद्रा के बारे में पढ़ाए थे। तो बताइए प्लास्टिक मुद्रा हम किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक मुद्रा देखिए, एटीएम है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, ये तीनों जैसे कौन सा मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा के अंतर्गत गिनती आता है। क्वेश्चन नंबर 31 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 2-4 को इंपॉर्टेंट बात आपको हम बताएंगे, उसके बाद फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। इनमें से कृषि जनित उद्योग नहीं है। कौन उद्योग, कौन जो है कृषि जनित उद्योग नहीं है, मतलब कृषि पे आधारित नहीं। आप ये समझिए, इनमें कौन सा जो है कृषि पे आधारित, कौन सा उद्योग जो है कृषि पे आधारित नहीं होता है? जैसे मान लिया आपने देखा कि कौन से चीजें किस पे आधारित है। जैसे मान ली पेन है, ये डिजिटल बोर्ड पे आधारित है, अगर इसको हम कॉपी पे चलाएंगे तो नहीं चलेगा। तो ये पेन जो है किस पे आधारित है भाई? तो डिजिटल पे। डिजिटल बोर्ड किस पे आधारित है? तो लाइन पे आधारित है। लाइन किस पे आधारित है? तो जहां से बिजली उत्पादन होता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि कृषि जनित उद्योग, मतलब इसमें से कृषि जनित उद्योग कौन सा किस पे आधारित है? तो यह आपको कमेंट बॉक्स में डालनी है और इसका जवाब आप हम नहीं देंगे, इसको आपको खुद स्वयं देना है। अब आगे हम आते हैं कि एटीएम क्या है। एटीएम क्या है तो आपको बताना है एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। किसका? एटीएम का फुल फॉर्म होता है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। उसके बाद देखिए जिसकी सुविधा सबसे पहले 1967 लंदन में पाई गई थी। एटीएम का सबसे पहले प्रयोग कहां किया गया था? 1967 लंदन में किया गया था और इसका आविष्कार जॉहन ने किया था। एटीएम का आविष्कार, देखिए एटीएम है और इस एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक कार्ड लगती है, एक कार्ड लगती है एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड हम लोग डालते हैं तो यहाँ से पैसा निकलती है। उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है? पिन डाला जाता है। 4 गो गुप्त नंबर होता है, वो 4 गो गुप्त नंबर हम लोग डालते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ से कैश पैसा हमें निकल जाती है और यहाँ उसका रसीद मिलता है कि आपने कितना पैसा प्राप्त किया। ये रिपोर्ट आपको तैयार करके देती है ये मशीन। तो ये मशीन सबसे पहले लंदन 1967 में पाई गई थी, प्रयोग किया गया था। सबसे पहले सुविधा ये कहां मिली थी? लंदन में। कब मिली थी? 1967 में। और इसका आविष्कार किसने किया था? जॉहन ने किया था। तो देखिए ऐसे भी आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जननी ही आवश्यकता है। तो बिना, देखिए आविष्कार के बिना
जब व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती हिसाब से आविष्कार होते जाता। जैसे पहले हम लोग की आवश्यकताएं नहीं थी, पहले हमें आवश्यकता ही कम था तो इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगला क्वेश्चन आपका, HDI का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। ह्यूमन का मतलब मानव, डेवलपमेंट का मतलब विकास, और इंडेक्स का मतलब सूचकांक। देखिए HDI जो होता है उसका स्कोर 0 से 1 के बीच रहता है। HDI किसी भी देश का रहता है 0 से लेकर के 1 के बीच, 1 से ज्यादा किसी का भी HDI नहीं होता है। क्योंकि देखिए अब देखिए HDI को 3 भाग में बांटा गया, उच्च मानव विकास, निम्न मानव विकास, एक मध्य मानव विकास। तो जिसका देखो 0 पॉइंट से लेकर के 4 के आसपास है वो होता है निम्न मानव विकास, और जिसका HDI 0.8 के आसपास है वो होता है मध्यम, और जिसका 0.8 से अधिक होता है वो होता है उच्च मानव विकास। तो देखिए ये मानव विकास जो है, ये मानव विकास सूचकांक जो है UNDP, मतलब UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, और इस मानव विकास जो सूचकांक है इसी के द्वारा मापा जाता है, UNDP के द्वारा मापा जाता है। और मानव विकास सूचकांक जब तैयार होता है तो देश के 3 चीजों को देखा जाता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था और संसाधन को देखा जाता है। ये तीनों चीजों देख करके वहां के क्या चीज रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें जीडीपी में। जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस के सकल, डोमेस्टिक के घरेलू प्रोडक्ट के उत्पाद। भारत में हर 3 महीने पे जीडीपी की गणना की जाती है। भारत में हर कितने महीने पे जीडीपी की गणना की जाती है? तो हर 3 महीने पे जीडीपी की गणना की जाती है। इससे देश की तरक्की पता लगता है कि हमारा देश कितना आगे बढ़ा है। किससे? जीडीपी से। और सकल घरेलू उत्पाद के लिए किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है तो आप देख सकते हैं फार्मूला, ये तो उतना विस्तार से हम बता नहीं सकते यहाँ पे। तो आपको पूरे क्वेश्चन को देखने के बाद पूरा प्रैक्टिस करना है घर में, पूरे क्वेश्चन को लिखिए आप। और जितने सारे बिहार बोर्ड 2022 की तैयारी कर उनके लिए हम जितने हर चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। देखिए मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी नहीं करें ये तो गलत बात है। तो देखिए हमें कोशिश करना है, कोशिश करके हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए कोशिश करने वाला के कभी दुनिया का हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। जो अपने कदमों के काबिलियत पर विश्वास रखता है वही अक्सर अपने मंजिल पे पहुंचते हैं। तो आपको काबिल बनना है, काबिल बनकर अपने लक्ष्य पे पहुंचना है, और लक्ष्य पे पहुंच करके आपको एक रिजल्ट